अब शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 461 461। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग। आपने बताना हीटर प्लग का कार्य क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है वार्म अप द फ्यूल पंप, वार्म अप द कंबस्शन चैम्बर, वार्म अप इंजेक्टर या वार्म अप द वाल्व्स। तो जो हमारा हीटर प्लग है हम इसको ग्लो प्लग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, ग्लो प्लग। इसका काम होता है वार्म अप द कंबस्शन चैम्बर। ये कंबस्शन चैम्बर को थोड़ा सा हीट देके गर्म कर देता है। और स्पेशली ये कब काम आता है, जब हमारी कोल्ड कंडीशन होती है, सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में ये काम आता है, जिससे हमारा इग्निशन होता है जो फ्यूल का, वो आसानी से हो जाता है। तो आपसे अगर फंक्शन पूछे हीटर प्लग का या ग्लो, GLOW, ग्लो प्लग का, दोनों का काम क्या, वार्म अप द कंबस्शन चैम्बर। बी पे हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 462। व्हाई फ्यूल फिल्टर इज एसेंशियल इन द डीजल इंजन। इसमें पूछा गया कि फ्यूल फिल्टर जरूरी क्यों होता है डीजल इंजन में, या इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी हो सकता है, फ्यूल फिल्टर का काम क्या है। ऑप्शन आपके पास है इंक्रीज द पावर, तो फिल्टर का पावर से कोई संबंध है ही नहीं। प्रिवेंट द डर्टी स्मोक, यस, ये क्या करता है, जो डर्टी स्मोक है, डर्टी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है हमारे, उनको बाहर रोक देता है ताकि वो डैमेज ना करे, इंजन के अंदर जाके इंजन को डैमेज ना कर दे। तो प्रिवेंट करता है डर्टी स्मोक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ये काम होता है हमारे फ्यूल फिल्टर का। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463। हाउ द प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ द FIP। FIP की जो पाइपलाइन है उसमें हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। FIP क्या हमारा, ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। तो इसमें हम हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल रैक, डिलीवरी वॉल्व, बैरल या प्लंजर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारी डिलीवरी वॉल्व। डिलीवरी वॉल्व की मदद से हम इसके हाई प्रेशर को मेंटेन करते हैं किसकी पाइपलाइन में, FIP की पाइपलाइन में। तो किस पे टिक कर देंगे हम, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464। हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप। ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित किया जा सकता है, कितना होता है, यह आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है 100 से 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 to 300 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 to 400 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 400 to 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर है डेवलप हो सकता है हमारे इंजेक्शन पंप में, वो होगा हमारा 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए डी पे टिक करेंगे। आपने डायरेक्ट याद रखना है 400 से 700 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465। हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन द रनिंग डीजल इंजन। इसमें पूछा गया डीजल इंजन में चलते समय जो ईंधन का वितरण है उसकी मात्रा कैसे भिन्न होती है, यानी कि कौन उसको मेंटेन करता है। जब हमारा इंजन चल रहा है, रनिंग में है, तो उसकी जो फ्यूल की मात्रा कम ज्यादा कौन करता है, किसकी मदद से। ऑप्शन आपके पास है बाय प्लंजर, बाय कंट्रोल स्लीव या बाय कंट्रोल रैक या बाय इंजेक्शन। तो रनिंग के दौरान डीजल इंजन में जो डिलीवरी मेंटेन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बाय कंट्रोल रैक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 466। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन द प्री कंबस्शन चैम्बर इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या है। ग्लो प्लग अभी हमने किया था, इसको हम हीटर प्लग भी बोलते हैं। इसका काम क्या था, कंबस्शन चैम्बर को हीट करना, प्री हीट करना, कोल्ड कंडीशन में उसको रन करने के लिए। तो अब इसमें ग्लो प्लग के बारे में पूछ लिया, क्वेश्चन वही है। ऑप्शन आपके पास है कंप्लीटिंग द कंबस्शन, डिलेइंग द कंबस्शन, एडवांस द कंबस्शन या इनिशिएटिंग द कंबस्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनिशिएटिंग का, यानी कि दहन शुरू करने से में मदद करता है। वो शुरू करने से पहले क्या, जो हमारा उस चैम्बर को क्या कर देता है, वो हीट कर देता है। तो ये हमारी मदद करता है कंबस्शन या दहन शुरू करने में। तो हीटर प्लग पूछे या ग्लो प्लग, दोनों का एक ही काम है। ऑप्शन क्या हो जाएगी, हमारी डी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 467।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओवरफ्लो वाल इन द फ्यूल फिल्टर, ये भी कर चुके हैं। ओवरफ्लो वाल क्या करती है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल है कहां भेज देती है, टैंक में भेज देती है, फ्यूल टैंक में। तो देख लेते हैं कहां पर है। टू सप्लाई मोर फ्यूल टू द फिल्टर नहीं, टू सेंड बैक द एक्सेस डीजल टू द फ्यूल टैंक। यस, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, बी पे हम टिक करेंगे। जो ओवरफ्लो वाल है उसका काम क्या होता है, जो भी एक्सेस, जो ज्यादा मात्रा में फ्यूल चला गया है, डीजल चला गया, उसको वापस कहां भेज देती है, फ्यूल टैंक में। बाकी ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, बी पे हम टिक करेंगे। ओवरफ्लो नाम से ही पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468, व्हाई बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक। बैफल्स एक तरह से गुमराह करने के लिए रास्ते होते हैं, वो फ्यूल टैंक में क्यों यूज किए जाते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके पास है मिनिमाइज द स्लोसिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक, to strengthen the fuel tank, to make chamber in the fuel tank, to make square and lengthy fuel tank। सिंपल सा आपने याद रखना, जो फ्यूल टैंक में बफल्स होते हैं। देखो, जब भी आपकी गाड़ी, चाहे वो बाइक है चाहे आपकी कार है, जब मोशन में होगी तो वहां गड्ढे भी आएंगे, स्पीड कम ज्यादा भी होगी। अगर उसमें बफल्स ना लगे हों तो फ्यूल क्या होगा, ऐसे टंकी से, टैंक से टकराएगा और आवाज निकलेगी उसमें से। तो उस आवाज को, उस नॉइस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम बैफल्स यूज करते हैं। और उस आवाज को, उस झटकों को हम क्या बोलते हैं, स्लोसिंग बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ये स्पेलिंग SLO आएगा, ए नहीं आएगा, SHING। तो मिनिमाइज द स्लोसिंग ऑफ द फ्यूल इन द टैंक, ये काम होता है हमारा बैफल्स का, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको सारे क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं रही होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो बच्चा पहली बार आया चैनल पर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 469, व्हाई एन एक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन द पिंटोक्स नोजल। हमने अलग अलग तरह की नोजल देखी थी, अब यहां पूछा गया जो पिंटोक्स नोजल होती है उसमें एक एक्सिलरी यानी कि एक्स्ट्रा स्प्रे होल होता है, वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर द कोल्ड कंडीशन। यस, यही है, तो इसका फंक्शन होता है। जब कोल्ड कंडीशन होती है, जब ठंड होती है, सर्दियों के मौसम में, अगर आपका इंजन जल्दी स्टार्ट करने के लिए उसको हम एक एक्स्ट्रा एक स्प्रे होल का एक एक्सिलरी नोजल भी दे देते हैं, वो भी उसमें डीजल स्प्रे करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ही हो जाएगा, टू असिस्ट, यानी कि ठंड में, ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता करने के लिए हम उसमें एक्सिलरी, एक एक्स्ट्रा, एक सहायक, एक्सिलरी का मतलब होता है एक सहायक स्प्रे का छेद प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 470, which nozzle having an auxiliary spray hole with the main hole। मेन होल के साथ, मुख्य जो छिद्र है उसके साथ साथ एक सहायक स्प्रे छिद्र भी होता है। वो कौन सी नोजल में होता है, अभी हमने देखा था कौन सी नोजल में होता है, वो पिंटोक्स नोजल में। तो देख लेते हैं, सिंगल होल, मल्टी होल, पिंटल या ये रहा पिंटोक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारी जो पिंटोक्स या पिंटेक्स बोल सकते हैं या पिंटोक्स नोजल है, उस नोजल में हमारी एक मेन छिद्र के अलावा एक एक्सिलरी यानी कि सहायक स्प्रे छिद्र भी होता है, जो मदद करता है हमारी कोल्ड कंडीशन में इंजन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 471, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज हाई प्रेशर ऑयल पंप इन द डीजल इंजन। कौन से फ्यूल सिस्टम में हाई प्रेशर ऑयल पंप सिस्टम होता है। ऑप्शन आपके पास है इनलाइन FIP, रोटरी FIP, CRDI फ्यूल सिस्टम या HEUI फ्यूल सिस्टम। तो जो हाई प्रेशर ऑयल पंप होता है वो किस में होता है, CRDI फ्यूल सिस्टम में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। CRDI मतलब कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन पे हम किस पे टिक करेंगे, C पे टिक करेंगे। इसमें हाई प्रेशर ऑयल पंप यूज करते हैं। नेक्स्ट है 472, which is control the minimum and maximum speed of the डीजल इंजन। डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन से यंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है FIP, गवर्नर, इंजेक्टर या फीड पंप। तो जो स्पीड होती है डीजल इंजन की वो हमारी कंट्रोल की जाती है गवर्नर की मदद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गवर्नर एक डिवाइस होती है, वो लगा देते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो स्कूल की बसें होती हैं, ताकि बच्चे, जो ड्राइवर है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर दे, एक ज्यादा
स्पीड को भगा ना दे तो उसकी स्पीड लिमिट हम 60 पे सेट कर देते हैं। उसके बाद ड्राइवर चाह कर भी उस गाड़ी को 60 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड उससे ज्यादा नहीं भगा सकता। इसी प्रकार हम दूसरे टाइप के कार में भी यूज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए गवर्नर लगा सकते हैं, भी गवर्नर हम सेट करा दें ताकि हमारा बच्चा ज्यादा स्पीड में बाइक या कार ना चला सके। तो गवर्नर की मदद से हम मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड डीजल इंजन की सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 473, हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल टू ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड मॉड्यूल आफ्टर द इग्निशन स्विच ऑन। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ECM को सिग्नल देने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके पास है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो ECM को जब इग्निशन का स्विच ऑन हो जाता है सिग्नल देने के लिए सिर्फ हमें 2 सेकेंड लगती हैं। कितने? 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 474, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन अकर इन द डीजल इंजन? डीजल इंजन में विस्फोट का क्या प्रभाव होता है? जो डिटोनेशन होता है उससे क्या प्रभाव होता है? उससे हमारी जो खट खट की आवाज आनी शुरू हो जाती है इंजन में, उसको हम नॉकिंग साउंड बोलते हैं। तो देख लेते हैं यह कहां पर है। ऑप्शन ए में है नॉकिंग साउंड इन द इंजन, यही डिटोनेशन का इफेक्ट भी होगा। डेटोनेशन की वजह से क्या हो जाएगा हमारा? नॉकिंग साउंड आना शुरू हो जाएगी इंजन में से। तो किस क्वेश्चन के लिए हम किस टिक करेंगे? ए पे टिक करेंगे, अगले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475, वेयर द एयर स्टार्टिंग सिस्टम इज यूज्ड? एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टार्टिंग के लिए हम एयर का यूज कहाँ करते हैं? कार में, बाइक्स में, ट्रक में या मरीन में? तो हम मरीन में यूज करते हैं भाई। इन तीनों में, कार में, बाइक में, ट्रक में यूज नहीं करते। जो एयर स्टार्टिंग सिस्टम किस में यूज करते हैं? हम मरीन में यूज करते हैं। जो भी समुद्र में यूज होने वाले जो व्हीकल होते हैं वहां यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 476, विच ऑटोमोटिव इंजन इज क्रैंक्ड थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमोटिव इंजन को क्रैंक किया जाता है? क्रैंक का मतलब एक तरह से स्टार्ट किया जाता है। क्रैंकिंग बोलते हैं जो स्टार्टिंग करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहां पूछा गया कौन से ऑटोमोटिव इंजन में हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं? ऑप्शन आपके पास है ट्रेन, ट्रक, मरीन या एयरक्राफ्ट। तो जो मरीन है उसी में यूज करते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम का। ना हम कार में यूज करते हैं, ना ट्रक में, ना ट्रेन में, ना एयरक्राफ्ट में। तो मरीन में हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं उसको स्टार्टिंग करने के लिए, क्रैंक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 477, विच सिस्टम यूज एन इन विच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड? किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है? एक्चुअली एक्यूमुलेट का मतलब होता है स्टोर करना। तो ये एनर्जी स्टोरर की तरह काम करता है। एक्यूमुलेटर का प्रयोग हम एनर्जी स्टोर करने के लिए करते हैं। तो नीचे दिए गए सिस्टम में से कौन से सिस्टम में एक्यूमुलेटर यूज करते हैं? ऑप्शन आपके पास है कूलिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम में हम नहीं यूज करते, इलेक्ट्रिकल में भी नहीं, हाइड्रोलिक के में भी नहीं। जो एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है? वो स्टार्टिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हम बी पे टिक करते हैं। हालांकि हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यूज किया जाते हैं एक्यूमुलेटर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग सिस्टम है उस स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर ही हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हम बी पे टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। अगर स्टार्टिंग सिस्टम ना दिया हो ऑप्शन में फिर आप हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 478, विच इज द कॉमनली यूज्ड कूलिंग मीडियम इन द मरीन इंजन? मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला शीतलन माध्यम कौन सा होता है? जो मरीन इंजन होते हैं उसमें हम कूलिंग के लिए कौन सा मीडियम यूज करते हैं? फैन, कूलेंट, सी वाटर या कूलिंग वाटर। तो सिंपल सी बात है, याद रखना जो मैरीन इंजन होते हैं कहाँ चलते हैं? समुद्र के अंदर चलते हैं। और समुद्र के अंदर हम जो कूलेंट है वो कौन सा यूज करते हैं? सी वाटर यानी समुद्र का पानी ही यूज करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479, विच इज द फ्यूल सिस्टम अडोप्टेड इन द मॉडर्न मरीन इंजन? आधुनिक जो समुद्री इंजन है उनमें कौन सी ईंधन प्रणाली को अपनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है CRDI, इनलाइन, रोटरी पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आजकल के जो फ्यूल मरीन इंजन है उनमें हम CRDI ही यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है हमारी कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो किस पे टिक करेंगे? हम ए पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 480, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्राइव? जो आपको फिगर में दी गई है उस ड्राइव का नाम आपने बताना है।
ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिंगल रिडक्शन, डबल रिडक्शन या हाइड्रोलिक फ्यूल फ्लूइड कपलिंग। तो आप देख सकते हो डायग्राम से पता लग सकता है कि ये क्या हमारा डबल रिडक्शन है। कौन सी ड्राइव है हमारी? डबल रिडक्शन। ये जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं तो ये डबल स्पीड रिड्यूस करती है, स्पीड को 2 गुना रिड्यूस करती है, ट्वाइस रिड्यूस करती है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? डबल रिडक्शन बोलते हैं। सी पे हम टिक करेंगे। 481 481 नेम द ट्रांसमिशन डिवाइस। ट्रांसमिशन डिवाइस का नाम बताइए। जो डायग्राम में आपको ट्रांसमिशन डिवाइस दिखाई गई उसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्लूइड कपलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग या फ्लैंज कपलिंग। ये एक तरह की कपलिंग है और इसका नाम आपने बताना है। तो डायग्राम में देख के आप बता सकते हो ये कौन सी कपलिंग है हमारी? फ्लूइड कपलिंग है। फ्लूइड का हम प्रयोग करते हैं कपलिंग करने के लिए। कपलिंग का मतलब क्या है? जहां हमें 2 शाफ्ट आपस में कपल करनी हो, जोड़नी हो पावर ट्रांसमिशन के लिए, वहां हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। और ये कौन से टाइप की कपलिंग हमारी? फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड की मदद से हम 2 शाफ्टों को जोड़ के उनके बीच में पावर ट्रांसमिशन करते हैं, पावर भेजते हैं एक दूसरे शाफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 482 व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन। जो डायग्राम में दिया गया इंजन उसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है डबल एक्टिंग इंजन, अपोज्ड पिस्टन इंजन, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन या डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर आपके एक पिस्टन लगी हुई है, एक पिस्टन यहां लगी है, एक यहां लगी हुई है और ये ऐसे वर्क करता है। तो ये है हमारा अपोज्ड पिस्टन इंजन। जो पिस्टन है हमारी एक दूसरे के अपोजिट, अपोज देखो, एक पिस्टन इधर है, एक पिस्टन इधर है, एक दूसरे अपोज्ड पिस्टन, यानी एक ही सिलेंडर में 2 पिस्टन होती हैं विदाउट सिलेंडर हेड। इसमें सिलेंडर हेड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, अपोज्ड पिस्टन इंजन। बी पे हम टिक करेंगे। तो डायग्राम देख के आप आसानी से बता सकोगे जब पिस्टन आपको दिखेंगे एक दूसरे के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 483 Which automotive engine in propelling by auxiliary engine। सहायक इंजन द्वारा प्रोपेलिंग में कौन सा ऑटोमोटिव इंजन यूज किया जाता है? यानी कि एक मेन इंजन होता है, उसके अलावा एक एक्सिलरी इंजन भी यूज करते हैं, सहायक इंजन भी यूज करते हैं। वो कहाँ यूज करते हैं? ट्रंक में, मरीन में, स्पोर्ट्स कार में या स्टेशनरी इंजन में। तो याद रखना जो मरीन होती है, मरीन इंजन में हम यूज करते हैं कि एक्सिलरी इंजन। एक्स्ट्रा चीजों की पावर सप्लाई के लिए, कोई पंप चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी है, तो समुद्र के अंदर वो उसके लिए हम एक एक्सिलरी इंजन भी यूज करते हैं मेन इंजन के अलावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 484 Which is the device used to transmit the rotary motion in the marine engine। समुद्री इंजन में रोटरी गति संचारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी रोटरी मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक एक्चुएटर या हाइड्रोलिक कपलिंग। तो जो रोटरी मोशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक कपलिंग का। अभी अभी हमने देखा भी था इसका डायग्राम, हाइड्रोलिक कपलिंग। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक कपलिंग का प्रयोग किया जाता है मरीन इंजन में। तो डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 485 विच इंजन इज यूज सी वाटर कूलिंग, वाटर कूल्ड, यानी कि इंजन अपने आप को ठंडा करने के लिए समुद्री पानी का प्रयोग करता है, वो कौन सा इंजन होता है? ये पिछली वीडियो में हमने किया था बहुत अच्छे से। ऑप्शन आपके पास एयरक्राफ्ट इंजन, मरीन इंजन, हैवी व्हीकल इंजन या लाइट मोटर व्हीकल इंजन। तो आपको पता है जो समुद्री इंजन होता है, मरीन इंजन होता है, वो समुद्र के पानी का यूज करता है कूलिंग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486 हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज ट्रम्ड। इसमें बताया गया जो फ्लूइड कपलिंग है ट्रम्ड, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है स्टैटिक डिवाइस, एरोडायनेमिक डिवाइस, हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस या इलेक्ट्रोडायनेमिक डिवाइस। सिंपल सी बात है, फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड का मतलब हाइड्रो से होता है। तो देख लो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस, ये एक हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस होती है, इसको हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस भी कह सकते हैं। तो सी पे हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन 487 विच डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टॉर्क। टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास है क्लच, इंजन, फ्लाई व्हील या गियर रिडक्शन ड्राइव। देखो आपको टॉर्क को बढ़ाना है, अगर टॉर्क को बढ़ाना है तो इसका मतलब स्पीड को क्या करना पड़ेगा आपको? डिक्रीज। जब स्पीड डिक्रीज करोगे
तो टॉर्क हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप देखते हो गाड़ियों में जब भी आपको एकदम से आपका स्लोप आ जाता है, ऊपर आपको गाड़ी चढ़ानी होती है या पहाड़ के ऊपर स्लोप पे चढ़ानी होती है, तब गियर को छोटा करते हो, यानी कि उतनी स्पीड पे गियर छोटा कर दोगे तो वो टॉर्क ज्यादा देगा, ताकत ज्यादा देगा। तो वो किसकी मदद से होता है, गियर रिडक्शन ड्राइव की मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। गियर रिडक्शन ड्राइव की मदद से हम टॉर्क को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 488, which is the hydrocarbon emission released directly from the engine to the atmosphere। इंजन से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाले हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है। या क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हाइड्रोकार्बन एमिशन जो होता है डायरेक्टली इंजन से, वो किसके द्वारा होता है या कहां से होता है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आपके पास है क्रैंककेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर, फ्यूल टैंक एंड क्रैंककेस, फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट। तो जो क्रैंक केस है और एग्जॉस्ट सिस्टम है, वहां से जो आपका एमिशन है वो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। जो हाइड्रोकार्बन एमिशन है वो कहां से होता है, हमारा क्रैंक केस और एग्जॉस्ट सिस्टम में से। जो एग्जॉस्ट वाल्व है वहां से निकलती है हमारी एग्जॉस्ट गैसेज। साइलेंसर के थ्रू आपने देखी भी होंगी। नेक्स्ट हमारा 489, विच इंजन एमिट्स मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपने बताना है कौन से टाइप का इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है, गैस की फॉर्म में बाहर निकालता है उसके द्वारा। आपका जो साइलेंसर होता है या उसको मफलर भी कहते हैं, उसके द्वारा। ऑप्शन आपके पास है स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, टू स्ट्रोक इंजन या एलपीजी इंजन। तो याद रखना जो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है वो हमारा जो NOx है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक मात्रा में निकालता है। और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन का दूसरा नाम है डीजल इंजन। क्या है, डीजल इंजन, क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्ट करता है डीजल को, वहां से कंबस्टन होता है, वहां से स्पार्क से कंबस्टन होता है, तो इसको कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। और आप सभी को पता है, आप NCR में या दिल्ली में रहते हैं तो जो डीजल की इंजन है उनकी गाड़ियों की लाइफ कितनी है, 10 साल, और पेट्रोल की 15 साल। वो इसीलिए क्योंकि जो डीजल इंजन है उसमें जो प्रदूषण है वो ज्यादा होता है, उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन है वो ज्यादा होता है। तो उम्मीद आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन क्या होता है, हमारा डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन हम जल्दी उसको स्क्रैप करते हैं। और हाँ, आजकल तो जितनी भी कंपनियां भारत में, उन्होंने डीजल इंजन कार की उसमें बनाना बंद कर दिया। अब कोई भी कार डीजल इंजन में नहीं बनती, सब बंद हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि उनका जो एमिशन था वो ज्यादा था। जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन होता है हमारा, क्योंकि स्पार्क की मदद से हम कंबस्टन करते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन या इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 490, विच इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, कौन सी गैस, उसका नाम बताना। O2 ऑक्सीजन, CO यानी कार्बन ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। तो आप सभी को पता होगा CO2 है जो कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये हमारी कौन सी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है। इससे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491, विच पोल्यूटेंट इज रिलीज्ड मोर फ्रॉम द डीजल इंजन ड्यूरिंग द वीक कंप्रेशन। कमजोर संपीड़न के दौरान डीजल इंजन के द्वारा कौन सा प्रदूषक अधिक मुक्त होता है। यानी कि अगर आपके डीजल इंजन में जो कंप्रेशन वीक है, यानी कम है कंप्रेशन, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो उस दौरान कौन सा पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा निकलता है। ऑप्शन आपके पास है C कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब हमारा कंप्रेशन वीक होता है तो पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा निकलते हैं, सॉलिड पार्टिकल सबसे ज्यादा निकलते हैं, डस्ट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, प्रदूषण ज्यादा देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, B। हम इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492 में, विच वन इज द नॉन पोल्यूशन गैस। गैर प्रदूषण गैस कौन सी है।
इन चार में से आपने बताना है कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषण फैलाती है, ये आंसर नहीं होगा। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी प्रदूषण फैलाती है, ये भी आंसर नहीं होगा। HC यानी कि हाइड्रोकार्बन ये भी प्रदूषण फैलाती है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। O2 का मतलब ऑक्सीजन, आप सभी को पता है ऑक्सीजन तो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, ये प्रदूषण कैसे फैला सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नॉन पोल्यूशन गैस आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 493 493, विच इज द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट गैसेज विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है, यानी कि जो पोल्यूटेंट गैसें हाइड्रोकार्बन की वो कहां से निकलती हैं। ऑप्शन आपके पास है फ्रॉम फ्यूल टैंक इवेपोरेशन, जी नहीं। फ्रॉम कार्बोरेटर, जी नहीं। फ्रॉम क्रैंक केस ब्लो बाय, जी नहीं। बाय फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम, यस। जो इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, साइलेंसर होता है, मफलर होता है, वहां से निकलती हैं हमारी जितनी भी पोल्यूटेंट गैस होती है इंजन में, फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 494 494, which is less harmful emission element after convert by the catalytic converter। देखो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये हमारा यूज किया जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम में, यानी कि जहां से साइलेंसर या मफलर, जहां से हमारी गैसेज बाहर निकलती हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो भी ज्यादा हार्मफुल गैसेज होती है उसको बाय रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन कम हार्मफुल गैसेज में बदल देता है। ये काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि चार तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, चार तरह के आपको एलिमेंट दिए गए, आपको बताना है कि इनमें सबसे कम पोल्यूटेंट कौन सा है, सबसे कम हार्मफुल कौन सा है। देखो पहले ऑप्शन है CO2, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। HC हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही पोल्यूटेंट गैस होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत ही पोल्यूटेंट गैस होती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमें एक ही गैस से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है H2O, ये H2 ऐसे है, H2O का मतलब वाटर, CO2 प्लस नाइट्रोजन, ये सबसे कम पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट हैं ऑलरेडी हमारे एयर में, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है हमारा, और वाटर की ड्रॉपलेट भी होती है, ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं। तो ये सारी जितने बाकी कॉम्बिनेशनों में सबसे कम हार्मफुल है H2O, CO2 प्लस हाइड्रोजन। तो किस पे टिक करेंगे हम, C पे टिक करेंगे। नेक्स्ट में देखो PB लेड, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी बहुत हार्मफुल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, तो C पे ही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495 में, विच इज द हार्मफुल एमिशन एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के द्वारा सबसे हार्मफुल जो एमिशन एलिमेंट है वो कौन कौन से, वो आपने बताने। इससे पिछले क्वेश्चन में कम हार्मफुल पूछे गए थे, यहां पर ज्यादा हार्मफुल कौन से हैं। देखो पहले देखो हमारा ऑप्शन है CO2 प्लस HC प्लस H2O, ये इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट है CO प्लस HC प्लस NOx, बिल्कुल ये सबसे हार्मफुल है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। हाइड्रोकार्बन ये भी हार्मफुल होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही बी हो जाएगा। ये जो एलिमेंट हैं ये सबसे ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट हैं जो कि एक इंजन प्रोड्यूस करता है, जो गैसेज प्रोड्यूस करता है ये सबसे हार्मफुल में आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496, वेयर द पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन फिटेड। जो क्रैंक केस है वो कहाँ फिट की जाती है। ऑप्शन है मफलर एंड एयर क्लीनर के बीच में, कंट्रोलर एंड एयर क्लीनर के बीच में, फीड पंप एंड एयर क्लीनर के बीच में, इंजन ब्रीदर एंड एयर क्लीनर के बीच में। तो जो क्रैंक केस वेंटिलेशन है उसका काम ये होता है जो हार्मफुल गैसेज है उनको रिड्यूस करना, कम करना। तो ये कहाँ फिट की जाती है, इंजन ब्रीदर या एंड एयर क्लीनर के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्रैंक केस वेंटिलेशन फिट की जाती है इंजन ब्रीदर और एयर क्लीनर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 497, व्हाट इज द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। अभी हमने बात की थी, कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ यूज किया जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज किया जाता है, साइलेंसर में, जहां जिसको मफलर भी बोलते हैं, वहां ये यूज किया जाता है। काम क्या होता है इसका, जो आपकी हार्मफुल गैसेज है उनको रिड्यूस करके कम हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कंट्रोल द नॉइस, नहीं शोर को नियंत्रित नहीं करता। कंट्रोल द एमिशन, यस उत्सर्जन को नियंत्रण करता है।
जो एमिशन होता है, उत्सर्जन गैसेज जो बाहर निकलती है उसको कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। कंट्रोल द टेम्परेचर भी नहीं होगा, कंट्रोल द फ्यूल कंजप्शन भी नहीं होगा, जो उत्सर्जन गैसेज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईजीआर? ईजीआर जो वाल होती है उसका उद्देश्य क्या है? ईजीआर मतलब एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। ऑप्शन आपके पास रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, रिड्यूस CO कार्बन ऑक्साइड, रिड्यूस CO2 या रिड्यूस SO2। तो जो EGR है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन है वो रिड्यूस करता है NOx को, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। काम क्या होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन? जो आपकी NOx बाहर निकलेगी एग्जॉस्ट सिस्टम में से, EGR उसको उसमें से कुछ हिस्सा लेके दोबारा इनलेट में डाल देता है, उसमें यूज कर लेता है, इसलिए ये क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि EGR का पर्पज क्या है, उसका पर्पज होता है NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को कम करना, जो कि बहुत हार्मफुल गैस होती है एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 499, व्हाट इज द एक्रोनीम ऑफ DPF इन द एग्जॉस्ट एमिशन? जो निकास उत्सर्जन प्रणाली में DPF का संक्षिप्त नाम क्या है? आपने PDF की फुल फॉर्म बतानी है। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ऑप्शन में देख लेते हैं, यह कहां पर है? ये नहीं है, ये रहा हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो सी पे हम टिक करेंगे, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसका काम होता है जो हार्मफुल गैसेज हैं एग्जॉस्ट एमिशन के द्वारा जो निकलती हैं उनको फिल्टर करना, उनको कम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 500, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ EVAP कैनिस्टर? ईवैप कैनिस्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास टू ट्रैप द एग्जॉस्ट गैस, टू ट्रैप फ्रेश एयर, टू ट्रैप द लीक ऑफ, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर। तो जो ईवैप कैनिस्टर होता है इसमें लगे होते हैं आपके, ये यूज करता है चारकोल, और चारकोल की मदद से ये क्या ट्रैप करता है? फ्यूल वेपर को ट्रैप करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन वाष्प को ट्रैप करना। तो ईवैप कैनिस्टर से अगर आपका उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य होगा टू ट्रैप द फ्यूल वेपर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे? डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 501, क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन एमिशन रिलीज्ड आफ्टर द कंबस्शन ऑफ द इंजन? ऑप्शन आपके पास है फ्रॉम द फ्यूल टैंक, फ्रॉम द कार्बोरेटर, फ्रॉम द क्रैंककेस, ब्लो बाय, फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है या ऑप्शन में गड़बड़ है? ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन एमिशन है वो इंजन के कौन से पार्ट में से होता है। तो कौन से पार्ट्स में से होता है? फ्रॉम द फ्यूल टैंक नहीं, फ्रॉम द कार्बोरेटर नहीं, फ्रॉम द क्रैंककेस, ब्लो बाय नहीं, बाय फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम। यस, जो हमारी हार्मफुल गैसेज हैं, जो हाइड्रोकार्बन HC का एमिशन होता है वो कहां से होता है? हमारे साइलेंसर के थ्रू होता है। यानी साइलेंसर कहां जुड़ा होता है? हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम से, इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से जुड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंजन वी रिलीज हाइड्रोकार्बन एमिशन। तो कौन से पार्ट से होता है? हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम में से एमिशन होता है। तो इसके लिए डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 502, व्हाट डज द इवेपोरेशन एमिशन कंट्रोल सिस्टम एलिमिनेट? ये कौन सा सिस्टम है? EVAP। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है। इनमें से आपने बताना, क्योंकि ये सारी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेज कहां से निकलती है? हमारी इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलती है, साइलेंसर से निकलती है, बाहर निकलती है, हार्मफुल गैसेज है। तो जो इवैप सिस्टम है वो किसको एलिमिनेट करता है, ये आपने बताना है। तो वो करता है हमारे हाइड्रोकार्बन को एलिमिनेट। सी के पे हम टिक करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन के एलिमेंट्स होते हैं वो निकलते हैं इवैप के द्वारा, वो उनको कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? इवैप में हमारा एक क्या लगा होता है? चारकोल लगा होता है, चारकोल, और चारकोल की मदद से ये उनको कंट्रोल करता है, एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 503, विच इंजन यूजेस इवैप कैनिस्टर? इवैप कैनिस्टर का उपयोग कौन सा इंजन करता है? तो जो इवैप कैनिस्टर है वो किस में लगे होते हैं? हमारे पेट्रोल इंजन में लगे होते हैं। मेनली किस में लगे होते हैं? पेट्रोल इंजन में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। बी पे हम टिक करेंगे। आपने याद रखना इवैप सिस्टम कहां लगा होता है? पेट्रोल इंजन में। किस लिए? HC यानी हाइड्रोकार्बन के जो एलिमेंट हैं उनको कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which is used to absorb fuel vapor in the evap canister। evap canister में जो फ्यूल वेपर हैं उनको ये कंट्रोल करता है, रोकता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूएप कनिस्टर में क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है बनियन क्लॉथ, कॉटन रोल, पेपर फिल्टर या एक्टिवेटेड चारकोल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था यूएप सिस्टम में क्या लगा होता है हमारा, एक्टिवेटेड चारकोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल की मदद से हम जो फ्यूल वेपर है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ताकि वो एनवायरमेंट में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 505, नेम द एमिशन कंट्रोल टेक्निक व्हेन सम अमाउंट ऑफ गैसेज फीड इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड ऑफ द रनिंग इंजन। क्वेश्चन को समझो, इसने कहा कि एमिशन कंट्रोल टेक्निक का नाम बताओ जिसमें जो हमारी गैसेज बाहर निकलती हैं, एग्जॉस्ट होती है, उसका कुछ पार्ट वापस फीड कर दिया जाता है इनटेक मैनिफोल्ड में, यानी कुछ ना कुछ उसमें से हम यूज कर लेते हैं गैसेज। तो कौन से सिस्टम में यूज करते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन आपके पास है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, कैटालिटिक कन्वेंशन या सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो एग्जॉस्ट गैस बाहर आ रही है उसका पुनः संचरण करना है, रिसर्कुलेशन करना, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं उनमें से कुछ अमाउंट लेके हम दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड में डाल देते हैं, रिसर्कुलेट कर देते हैं, पुनः संचरण कर देते हैं। तो कौन से सिस्टम में होता है वो, ई एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं EGR हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 506, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, चयनात्मक उत्प्रेरक कमी का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन क्यों यूज करते हैं या किस चीज को ये कम करता है? ऑप्शन आपके पास है रिड्यूस CO2, रिड्यूस PM, रिड्यूस NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, रिड्यूस HC यानी कि हाइड्रोकार्बन। आपने देखा था हाइड्रोकार्बन को कम करने के लिए हम इवैप सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन SCR जो है वो किसको कम करता है, वो NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एलिमेंट हैं जो भी काफी हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सांस लेने के लिए, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 507, व्हाट इज द रीजन फॉर एमिशन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर PM, पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन का, बाहर निकलने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है ड्यू टू कंप्लीट कंबस्टन, अगर कंबस्टन कंप्लीट होगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो आंसर ही गलत है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन। यस, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपके इंजन के अंदर जो कंबस्टन जहां पर होता है वो अगर इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरह से ही आपका जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होता, उसका दहन नहीं होता है, तो हमारे इंजन के बाहर जो आप साइलेंसर में देखो काला धुआं निकलता है, तो उसमें साथ में क्या होते हैं, हमारे पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन, अधूरा दहन के कारण हमारे पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्टिकुलेट मैटर को निकलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो क्या कहोगे, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन, अधूरा दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 508, हाउ डू वी अचीव नियर जीरो एमिशन डीजल इंजन। ये पूछा गया कि जीरो एमिशन डीजल इंजन कैसे प्राप्त करेंगे। जीरो एमिशन का मतलब क्या है? देखो, डीजल इंजन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। आप देखते हो भी जो सरकार सबसे पहले जो गाड़ियां बंद करती है कौन सी करती है, डीजल इंजन वाली गाड़ियां बंद करती है। तो ये कह रहा है कि जीरो एमिशन, लगभग जीरो एमिशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसकी मदद से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन आपके पास है कॉम्बो ऑफ PCV EGR, कॉम्बो ऑफ EGR एंड SCR, कॉम्बो ऑफ PCV और 3-वे कैटालिटिक कनेक्शन, कॉम्बो ऑफ DPF और EGR। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। किस पे टिक करेंगे? बी, कॉम्बो ऑफ EGR एंड SCR। अगर हम EGR हमने देखा था तो EGR की फुल फॉर्म हमने पीछे पढ़ी थी, वो क्या थी हमारी, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जो एग्जॉस्ट गैस उसको दोबारा थोड़ा सा रिसर्कुलेट यानी कि दोबारा यूज कर लेते हैं। और SCR क्या था हमारा, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इसकी मदद से हमारा जो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होता है, और EGR की मदद से हमारा जो हाइड्रोकार्बन के एलिमेंट थे जो हमारे
पीएम पार्टिकुलेट मैटर थे वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जीरो एमिशन डीजल इंजन प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इससे हमारी जो हार्मफुल गैसेज है काफी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रैंक केस वेंटिलेशन। जो क्रैंक केस में वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाती है उसका उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्टअप, टू प्रिवेंट टेम्परेचर बिल्टअप, टू इंक्रीज द ब्लो बाय गैस, या टू रिड्यूस द कंबस्टन लीक। तो जो क्रैंक केस में जो वेंटिलेशन के लिए होल यूज किया जाता है वो टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्टअप, जो दबाव का निर्माण है उसको रोकने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ताकि ज्यादा प्रेशर डेवलप ना हो जाए। उस प्रेशर को कम रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसका हम क्रैंक केस वेंटिलेशन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जो सारे क्वेश्चन हमने अभी तक कराए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 510, व्हाट इज द पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। हमने वही क्रैंक केस वेंटिलेशन देखी थी, वो हमारे प्रेशर बिल्टअप को रोकने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पूछा गया पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन कौन सी होती है। ऑप्शन आपके पास है, यूज ऑफ बैक प्रेशर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, HC प्रिवेंट टू ब्लो बाय ड्रोन आउट, HC प्रिवेंट इन द ब्लो बाय रीयूज्ड, इंक्रीज द क्रैंक केस डाइल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यूज ऑफ बैक प्रेशर टू इंक्रीज द हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो बैक प्रेशर उसका यूज करना ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 511, वेयर EGR वाल कनेक्टेड। EGR वाल क्या थी हमारी, आपने देखा था EGR का फुल फॉर्म क्या थी, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो क्या करते थे, एग्जॉस्ट सिस्टम से जो गैस आती थी कहां पहुंचाती थी, इनटेक में। तो कहां लगी होगी, एग्जॉस्ट सिस्टम और इनटेक सिस्टम के बीच में लगी होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इनटेक, यस यहीं लगी होती है। कहां लगी होती है, वेयर EGR वाल कनेक्टेड, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इनटेक सिस्टम पे लगी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं रही। अगर आपको EGR के फंक्शन का पता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512, Which one is the strong electromagnetic switch in the starting system? स्टार्टिंग सिस्टम में जो आरंभिक प्रणाली होती है जिससे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच कौन सा होता है। ऑप्शन आपके पास है, स्टार्टर स्विच, सोलिनॉइड स्विच, इग्निशन स्विच, या स्टार्टअप पुश स्विच। तो जो सोलिनॉइड स्विच है इस क्वेश्चन का आंसर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। कैसे वर्क करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम ये करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हमारी होती हैं वो उसको ओपन और क्लोज करने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, सोलिनॉइड स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 513, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव मैकेनिज्म। जो ये ड्राइव मैकेनिज्म है जो चित्र में दिखाया गया इसका नाम बताना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, और जहां मोटर यूज करते हैं वो कौन सी ड्राइव होती है हमारी, एक्सियल ड्राइव होती है। सी पे हम टिक करेंगे, बाकी बेशक से आपको ऑप्शन बी देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्सियल ड्राइव होगी जहां हम मोटर यूज करते हैं। तो कौन सा ड्राइव मैकेनिज्म है ये, एक्सियल ड्राइव मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 514, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर इन द अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर में नियामक का कार्य क्या होता है। रेगुलेटर का देखो नाम से पता लगता है, रेगुलेट क्या, कुछ ना कुछ वो रेगुलेट करेगा। क्या रेगुलेट करेगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी। बिल्कुल यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अल्टरनेटर में जो फील्ड करंट है जरूरत के हिसाब से उसको क्या करता है, लिमिट करके रखता है। उसको ना ज्यादा होने देता है ना उसको कम होने देता है। यही रेगुलेटर का काम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो रेगुलेटर होता है अल्टरनेटर में हमारे करंट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमें नेसेसरी होता है उसके हिसाब से उसको लिमिट करके रखता है। बाकी ऑप्शन नहीं देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 515, विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द करंट इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा करंट के प्रभाव को रोकता है, यानी कि करंट बैक में ना आ जाए, उल्टा ना आ जाए, उसको कौन रोकता है। ऑप्शन आपके पास है, रेगुलेटर, जी नहीं, रेगुलेटर तो रेगुलेट करता है। रोटर कोयल भी नहीं, स्लिप रिंग भी नहीं, रेक्टिफायर डायोड, यस। जो रेक्टिफायर डायोड है ये एक डायरेक्शन में करंट को जाने देता है। तो अगर करंट वापस आने की कोशिश करना चाहेगा, बैक में फ्लो होना चाहेगा, प्रभावित होना चाहेगा, तो वो वापस नहीं आ सकता। रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, बैक फ्लो को
रोकता है। क्वेश्चन नंबर है 516, विच वन इज कनेक्टेड टू द स्टार्टर मोटर शाफ्ट। आपने बताना स्टार्टर मोटर शाफ्ट में से कौन सा जुड़ा होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ड्राइव पिनियन, रिंग गियर, ड्राइव पुली या ड्राइव कपलिंग। तो जो स्टार्टर मोटर शाफ्ट है उससे कौन जुड़ी होती है, ड्राइव पिनियन जुड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। और जो ड्राइव पिनियन है उसका काम क्या होता है, जो आपके इंजन में फ्लाई व्हील होता है उसको सप्लाई देता है जब तक आपका इंजन स्टार्ट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 517, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। आपके सामने एक सर्किट दिया गया है इस डायग्राम में, इस सर्किट का आपने नाम बताना है। देखो यहाँ पर हमारा ये प्लंजर लगा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है, यहाँ बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये अल्टरनेटर है। तो ये क्या हमारा एक तरह से स्टार्टिंग सिस्टम है, किसको स्टार्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, चार्जिंग सर्किट नहीं, लाइटिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट नहीं, ये हमारा ऑप्शन डी में स्टार्टिंग सर्किट। ये किसका डायग्राम है, हमारा स्टार्टिंग सर्किट का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 518, विच वन इज कनेक्टेड इन द सर्किट बिटवीन बैटरी एंड द स्टार्टिंग मोटर। आपने बताना बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में कौन सर्किट से कौन सा इन 4 में से पार्ट जुड़ा होता है। स्टार्टर स्विच, सोलिनॉइड स्विच, प्लंजर स्विच या इग्निशन स्विच। तो जो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है हमारा सोलिनॉइड स्विच। अभी मैंने बात भी की थी, सोलिनॉइड स्विच कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो सोलिनॉइड स्विच है वो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 519, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो हमारा स्टार्टिंग सिस्टम है, मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, तो उसमें ये पूछा गया है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इधर ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये क्या चीज है, इसका नाम बताना। नाम को देख के बता सकते हो ये क्या चीज है हमारी, ये है हमारा प्लंजर। क्या है ये, प्लंजर। जैसे पिस्टन होती है ऐसे ही ये भी काम करता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 520, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस डायग्राम में जो एक्स है यानी कि यहाँ पर जो ये पार्ट है इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास आर्मेचर, ड्राइव पिनियन, फील्ड कोयल या कम्यूटेटर। तो ये जो लगा हुआ है ये है हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हम यूज करते हैं डायनामो में। इसका काम होता है एक तरह से एनर्जी को स्टोर करना। ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड स्लिप रिंग होती है और ये कन्वर्ट भी करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके कई फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये इस पार्ट का नाम क्या है, कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 521, वेयर द कार्बन ब्रश आर कॉन्टैक्ट इन द स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर में जो कार्बन ब्रश है वो कहां से संपर्क करती हैं। ऑप्शन है आर्मेचर, आर्मेचर शाफ्ट, एंड कवर या कम्यूटेटर। तो जो कार्बन ब्रश है वो कॉन्टैक्ट करती हैं स्टार्टिंग मोटर में, वो कैसे करती हैं, कम्यूटेटर के थ्रू। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि जो कम्यूटेटर होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ये एक तरह से स्लिप रिंग होती है, या आप ऐसा कह सकते हो ये एक तरह से एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो कार्बन ब्रश है कहां कांटेक्ट में होती हैं, किसके कांटेक्ट में होती हैं, कम्यूटेटर के कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 522, विच पार्ट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द व्हीकल। जो आपका वाहन है, वाहन में किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है। देखो आपके व्हीकल में, चाहे आपकी बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, लाइट जलाने के लिए, डिपर जलाने के लिए, कोई और चीज जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिजली है वो कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन आपके पास है बैटरी, स्टार्टिंग मोटर, अल्टरनेटर या इग्निशन कोयल। तो वो करता है हमारा अल्टरनेटर। जो बिजली बनती है हमारे व्हीकल में वो किससे बनती है, अल्टरनेटर से बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, अगर अल्टरनेटर खराब है तो वो बिजली भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 523, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। जो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है लाइटिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट या चार्जिंग। तो आप देख सकते हो, वैसे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हो ना, बैटरी कनेक्टेड है। जितने भी ये पार्ट है यहाँ से आके सारे पार्ट किससे जुड़े हुए हैं, इस बैटरी से जुड़े हुए हैं, बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन सा सर्किट हमारा, चार्जिंग सर्किट है। ये बैटरी को चार्ज किया जा रहा है सर्किट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 524, विच इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। देखो अल्टरनेटर में दो तरह के पार्ट होते हैं, स्टैटिक पार्ट होता है, एक होता है हमारा
मूविंग पार्ट जो रोटेट करता है, तो रोटेटिंग पार्ट का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, योक या कार्बन ब्रश। तो नाम से ही पता लगा रोटेटिंग, रोटेट, और यहाँ भी रोटर लगा हुआ है, तो रोटर वाइंडिंग जो होती है वो रोटेट करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर फिक्स पार्ट पूछा जाता, जो कि स्टैटिक पार्ट भी बोल सकते हैं, फिक्स भी बोल सकते हैं, यानी जो मूव नहीं करता, तो हमारा आंसर हमारा स्टेटर मोटर हो जाता। स्टैटिक मतलब स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर जो वाइंडिंग होती है वो फिक्स होती है, मूव नहीं करती, और जो रोटर वाइंडिंग होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 525, विच पार्ट इज यूज्ड टू अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन इन द अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में वो कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने देता है? ऑप्शन आपके पास है फील्ड कोयल, आर्मेचर, वोल्टेज रेगुलेटर या डायोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डायोड हो जाएगा। डायोड इस प्रकार से एक डिवाइस होती है जो करंट को एक साइड में ही फ्लो करने देती है। इसको ऐसे अरेंज किया जाता है। अलग अलग तरह के डायोड होते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, एक रेक्टिफायर डायोड हमने पढ़ा था, उसका काम भी यही था। तो डायोड की मदद से हम करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 526, विच वन प्रोड्यूसेस एसी सप्लाई? एसी सप्लाई कौन प्रोड्यूस करता है, कौन आपूर्ति करता है? ऑप्शन आपके पास डायनेमो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफॉर्मर। तो जो एसी की सप्लाई देता है वो कौन देता है? हमारा अल्टरनेटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। देखो एसी कहां ए से स्टार्ट होता है और अल्टरनेटर कहां से स्टार्ट होता है? ए से ही। और जो डायनेमो होता है डी से स्टार्ट है और ये डीसी सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन प्रोड्यूस डीसी सप्लाई? अभी ये क्वेश्चन आ भी गया। डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन आपके पास डायनेमो है और यही इसका आंसर बी है। डी फॉर डायनेमो, डी फॉर डीसी, ए फॉर अल्टरनेटर, ए फॉर एसी। अगर एसी पूछे तो आंसर होगा हमारा अल्टरनेटर और डीसी पूछे तो हमारा आंसर होगा डायनेमो। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट? प्रशिक्षण का नाम क्या है? जो डायग्राम में एक टेस्ट दिया गया या बैटरी से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो आपने इसका नाम बताना, ये टेस्ट कौन सा है? तो ये टेस्ट है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। और ओपन सर्किट टेस्ट हमारा, हम क्या इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। बिना लोड के जो करंट की सप्लाई देखनी होती है, उसके लॉसेस देखने होते हैं, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ये टेस्ट का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529, विच सिस्टम इज यूज्ड टू क्रैंक द इंजन? क्रैंक द इंजन का मतलब होता है स्टार्ट द इंजन। जब क्रैंकिंग बोलते हैं, जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं, तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी इंजन को स्टार्ट करने की, उसको क्रैंकिंग बोलते हैं। तो क्रैंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चार्जिंग सिस्टम यूज करते हैं, लाइटिंग या स्टार्टिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम। तो इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्रैंकिंग और स्टार्टिंग ये एक ही चीज, एक ही तरह से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530, which is used to turn the engine flywheel in the starting system? स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन के फ्लाई व्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो, जब आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता तो फ्लाई व्हील को रोटेट करना होता, तो फ्लाई व्हील को कौन रोटेट करता है? वो करता है हमारा ड्राइव पिनियन। कौन करती है? ड्राइव पिनियन। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जब ड्राइव पिनियन का आया था तब भी मैंने यही बात बताई थी। जो ड्राइव पिनियन है वो किसको टर्न करता है? फ्लाई व्हील को टर्न करता है, रोटेट करता है जब हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट होने के बाद तो इंजन ही सारी चीज सप्लाई करता है। तो ड्राइव पिनियन मोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो फ्लाई व्हील को कौन करता है? ड्राइव पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 531, विच वाइंडिंग हेल्प टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टार्टिंग सिस्टम? स्टार्टिंग सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन आपके पास है आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, सोलेनॉइड वाइंडिंग या कंपाउंड वाइंडिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो करती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग में हमारी क्या है? बहुत सारी थिन वायर्स होती हैं जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आती है। तो फील्ड वाइंडिंग का काम होता है स्टार्टिंग सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को
लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उम्मीद बढ़ती है कि हमारे बच्चे जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसको बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और कमेंट करके बता भी जरूर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 532, विच वन ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में AC करंट को DC में बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है फील्ड कोयल, पोल पीस, वोल्टेज रेगुलेटर या रेक्टिफायर। तो क्या यूज करते हैं हम? रेक्टिफायर यूज करते हैं, डी। रेक्टिफायर डायोड भी हो सकता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए रेक्टिफायर डायोड, उसका काम भी यही होता है। तो रेक्टिफिकेशन करता है। देखो मैंने बताया था कि जो अल्टरनेटर है वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है? AC, और डायनेमो कौन सा प्रोड्यूस करता है? DC। तो जब अल्टरनेटर प्रोड्यूस करता है AC और हमें चाहिए DC, तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा होता है? रेक्टिफायर लगा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम D पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 533, हाउ डज अल्टरनेटर गेट ड्राइव फ्रॉम द इंजन। ये कहता है कि जो अल्टरनेटर है इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है उसको, यानी कैसे चलता है वो इंजन से? बाय कपलिंग, बाय गियर, बाय चेन या बाय बेल्ट। तो याद रखना बाय बेल्ट। जो अल्टरनेटर है इंजन से कैसे जुड़ा होता है? बाय बेल्ट जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज स्लिप रिंग यूज। स्लिप रिंग कहाँ यूज की जाती है? ऑप्शन आपके पास है डायनेमो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफॉर्मर। तो याद रखना जो स्लिप रिंग है वो कहाँ यूज की जाती है? वो यूज की जाती है अल्टरनेटर में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और स्लिप रिंग का काम क्या होता है? ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वहां एनर्जी ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है वेयर डज कम्यूटेटर इज यूज्ड। कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कम्यूटेटर होते हैं हमारे डायनेमो में। कहाँ यूज होते हैं? डायनेमो में। दोनों याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप रिंग कहाँ होते हैं? स्लिप रिंग होते हैं हमारे अल्टरनेटर में, और कम्यूटेटर कहाँ होते हैं? हमारे डायनेमो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। कम्यूटेटर कहाँ यूज किए जाते हैं? डायनेमो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 536, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट। जो क्वेश्चन है इसमें जो टेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा है उसमें आपने बताना है। यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर लगे हुए हैं, ये मोटर है। तो इसको जो टेस्ट है इसका नाम हमारा कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। बाकी ऑप्शन चाहे मत देखो क्योंकि ये कम्यूटेटर से ही जुड़ा हुआ है, डायल गेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट इस टेस्ट का नाम है। डी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 537, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट। प्रशिक्षण का नाम क्या है? जो ये प्रशिक्षण किया जा रहा है, जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है? ये आपने कई बार सिंपली जब भी आप किसी भी शॉप पे जाते तो ये टेस्ट जरूर करता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर के दोनों सिरे हम जोड़ के क्या चेक करते हैं? ये चेक करते हैं कि जिसमें जो सप्लाई है, जो कनेक्शन है, वो जुड़े भी हुए हैं या ओपन है, यानी इनके बीच में कोई कट तो नहीं है, कोई वायर टूटी तो नहीं हुई है, यानी कि पूरी सप्लाई है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। सी पे हम टिक करेंगे। हम चेक करते हैं कि जो सप्लाई है वो कंटिन्यू है कि नहीं, बीच में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं है। तो टेस्ट का नाम था कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है 538, What is the possible cause for no charge when engine is running। जब इंजन चल रहा है और हमारी जो चार्जिंग है वो हो नहीं रही है, तो इसमें पूछा गया कि पॉसिबल कारण क्या, किस कारण से ऐसा हो सकता है कि इंजन चल रहा है लेकिन हमारी चार्जिंग यानी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। ऑप्शन आपके पास है स्लिप रिंग प्रॉपर सेटिंग, बैटरी विद द हाफ चार्ज, डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर या डिफेक्टिव डायोड। तो जो डिफेक्टिव डायोड है यानी कि डायोड में कमी है, डायोड की मदद से हम क्या करते हैं? करंट के AC को DC में भी कन्वर्ट करते हैं, और इसका काम एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना होता है। तो अगर ये डायोड ही खराब है, डिफेक्टिव है, तो हमारी चार्जिंग नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, डिफेक्टिव डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 539, विच वन ऑफ द कॉज फॉर लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर। कारण क्या हो सकता है कि अल्टरनेटर में से वोल्टेज जो है लो आ रही है, ज्यादा वोल्टेज नहीं आ रही है, उसकी जो आउटपुट है वो लो है, कम है। क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है लूज कनेक्शन, लूज माउंटिंग, फ्यूज्ड इंडिकेटर लैंप या ब्रोकन ड्राइव। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो हमारे कनेक्शन है वो क्या है? लूज है, वो डिले कनेक्शन है, जिनकी वजह से हमारी जो वोल्टेज है वो कम आ रही है, लो आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 540, Which one is the possible cause for charge at the high rate। हमारी जो चार्जिंग है वो बहुत हाई रेट पे हो रही है,
तो इसका क्या कारण हो सकता है, पॉसिबल कारण आपने बताना है जो ऑप्शन नीचे दिए गए उनमें से। फर्स्ट है लूज माउंटिंग, ब्लोन फ्यूज वायर, ब्रोकन ड्राइव बेल्ट या वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। अगर आपके वोल्टेज रेगुलेटर की वाइंडिंग ही ओपन है तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसकी जो चार्जिंग है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसका पॉसिबल कॉज इन चार में से डी था हमारा, डी पे हम टिक करेंगे। वोल्टेज की जो रेगुलेटर है उसकी वाइंडिंग क्या है, ओपन है। क्वेश्चन नंबर 541, विच वन ऑफ द पॉसिबल कॉज फॉर अल्टरनेटर नॉइसी। इसमें पूछा गया कि अगर अल्टरनेटर आवाज देना शुरू कर दे तो पॉसिबल कारण क्या, उसका संभावित कारण कौन सा हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है लूज माउंटिंग, ब्लो फ्यूज वायर, ब्रोकन ड्राइव बेल्ट और वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। तो उसका जो पॉसिबल कारण है वो है लूज माउंटिंग। अगर अल्टरनेटर की माउंटिंग लूज है, उससे कनेक्शन ढीले है, तो उसमें से जो आवाज है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट। जो फिगर दी गई है इसमें कौन सा टेस्ट किया जा रहा है वो आपने बताना है। फुल लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये किसी भी मोटर की, ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए किया जाता है, और या शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए, उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेपर एंड ओवल्टी ऑफ ए बोर। एक बोर में टेपर और ओवल्टी का क्या प्रभाव, यानी कि जो बोर होता है इंजन का, उसमें ओवल्टी, ओवल शेप बन जाए उसकी, जैसे अंडा होता है, यानी कि वो शेप ऐसे सीधी शेप होती, थोड़ी सी ओवल शेप में हो जाए, वो अंडे की शेप में हो जाए, या उसमें थोड़ा सा टेपर हो जाए, तो उसका क्या प्रभाव होगा इंजन के ऊपर। कंप्रेशन लॉस, मिस फायरिंग, डिफिकल्ट स्टार्टिंग या फॉल्स वॉल टाइमिंग। तो उसकी वजह से हमारा जो कंप्रेशन है वो लॉस हो जाए, कंप्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा। और अगर कंप्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, कंबशन भी प्रॉपरली नहीं होगा, और जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो ज्यादा होगी, और जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो भी ज्यादा निकलेगी, इससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर हाई फ्यूल कंजम्पशन इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन अगर आपकी खपत, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ईंधन खपत ज्यादा कर दे, तो उसका क्या कारण हो सकता है। देखो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आपके इंजन में, आपके बाइक के इंजन या कार के इंजन में, डीजल इंजन है चाहे पेट्रोल इंजन, उसमें अगर कुछ खराब भी है तो वो उसका पॉसिबल कारण है वो पूछे गए हैं सारी क्वेश्चनों में इस वीडियो के। तो इसमें पूछा गया अगर आपका डीजल इंजन ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करना शुरू कर दे तो इन चार कारणों में से कौन सा कारण हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है ऑयल लेवल हाई हो जाए, एयर क्लीनर क्लोग्ड हो जाए, क्लोग्ड मतलब बंद हो जाए, रुकावट आ जाए उसमें, बंद हो जाए, ये इसका कारण भी है भाई। अगर एयर क्लीनर क्लोग्ड हो जाए, अगर एयर जहां से एयर क्लीन होके अंदर जाती है डीजल इंजन में कंप्रेस होने के लिए वही बंद है, रुके हुआ है, तो फ्यूल तो वो क्या है ज्यादा लेना शुरू हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एयर क्लीनर क्लोग्ड। बाकी चाहे ऑप्शन मत देखो। नेक्स्ट है 545 व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग। अगर आपका इंजन ओवरहीट करता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, उसका पॉसिबल कारण आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर, जी नहीं, एक्सटर्नल फ्यूल लीक, जी नहीं, इन प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग, यस। अगर आपकी इंजेक्शन टाइमिंग इन प्रॉपर है, जहां से इंजेक्टरों को इंजेक्ट करना है डीजल, अगर वो टाइमिंग ही इन प्रॉपर है, अनुचित है, तो आपका इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 546 व्हाट इज द मैकेनिकल कॉजेज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट। अगर आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो उसका मैकेनिकल यांत्रिक कारण क्या हो सकता है इन चार में से। लूज फैन बेल्ट, अगर फैन बेल्ट ढीली है, क्लोग्ड फ्यूल टैंक वेंट होल, यस यही कारण हो जाएगा, बाकी देखो भी चाहे मत। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूल टैंक की आपका वेंट होल जिसमें से फ्यूल अंदर जाना है वही क्लोग्ड है, क्लोग्ड यानी वो बंद है, रुका हुआ है, उसमें रुकावट है, तो हमारा इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, उसको डीजल ही नहीं मिलेगा, उसको फ्यूल की सप्लाई ही नहीं मिलेगी, तो कैसे वो स्टार्ट होगा। तो ये कारण हो जाएगा, पी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 547 व्हाट इज द मैकेनिकल कॉजेज ऑफ इंजन डज नॉट स्टार्ट।
अब पीछे वाला भी वही 4 अलग अलग कारण थे, अब 4 ये अलग कारण है। इन कारणों में से बताना है कि कौन सा मैकेनिकल कारण है जिसके कारण वो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहला है स्टार्टर मोटर माउंटिंग बोल्ट लूज नहीं, डिफेक्टिव अल्टरनेटर, डिफेक्टिव ये भी नहीं होगा, डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व जी नहीं, क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर यस ये हो सकता है। अगर आपका फ्यूल फिल्टर ही रुका हुआ है, क्लोग्ड मतलब उसमें रुकावट है, तो भी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 548, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग? इंजन की ओवरहीटिंग का कारण क्या हो सकता है इन 4 में से? डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व जी नहीं, क्लोग्ड साइलेंसर यस। अगर आपका साइलेंसर जहां से एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं, इंजन की जो गैसेज है, धुआं है बाहर निकलता है, अगर वही क्लोग्ड है, यहाँ ये हिंदी में भरा हुआ गलत दे रखा, हर जगह भरा हुआ नहीं होता इसका मतलब होता है रुका हुआ, रुकावट है जिसमें। अगर वो साइलेंसर ही बंद है, रुका हुआ है, तो इंजन क्या है, ओवरहीट करना शुरू हो जाएगा, इंजन ज्यादा हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बाकी ऑप्शन चाहे ना देखो, तो इसके लिए बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 549, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट? देखो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, अलग अलग कारण हमने देखे थे। अगर इंजन का फ्यूल टैंक में से जो वेंट होल है वो बंद है तो भी नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपका फ्यूल फिल्टर क्लोग्ड है, बंद है, तो भी स्टार्ट नहीं होगा। अब इन 4 में से देखते हैं क्या हो सकता है। डिफेक्टिव ऑयल पंप, इससे कोई मतलब नहीं है। डिफेक्टिव स्टार्टर स्विच, इससे भी मतलब नहीं है। डिफेक्ट इन प्रॉपर वाल टाइमिंग यस, अगर वाल टाइमिंग जो है वो इन प्रॉपर है तो भी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो जो वाल टाइमिंग है वो भी समय से ओपन और क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 550, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग? ये सारे ही रीजन पूछे गए हैं ओवरहीटिंग के, इंजन के स्टार्ट ना होने के, तो ये सब की आपको पता भी होने चाहिए, ये आपके डेली लाइफ में भी काम आएंगे। अगर आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है वो देखते हैं। रेडिएटर प्रेशर कैप डिफेक्टिव यस यही है पहला ही रीजन। अगर रेडिएटर का काम क्या होता है, इंजन को ठंडा करना, पानी की सप्लाई के द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा उसकी सप्लाई करके उसको इंजन को ठंडा करता है। अगर रेडिएटर की जो प्रेशर कैप है वही डिफेक्टिव है, खराब है, तो वो इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं देखने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन लो पावर जनरेशन? इंजन आपका जो है वो पावर जनरेशन, उस जो पावर का उत्पादन है वो कम कर रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है वीक कंप्रेशन यस। अगर आपकी एयर कंप्रेस ही अच्छे से नहीं हो रही है, जिसमें आपने डीजल को इंजेक्ट करना है, अगर वही वीक कंप्रेशन है तो जो पावर है वो भी कम ही बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। डिफेक्टिव अल्टरनेटर नहीं, लीकेज ऑफ ऑयल, क्लॉग थर्मोस्टेट ये नहीं हो सकता। जो क्लॉग थर्मोस्टेट वाल, इसकी वजह से इंजन ओवरहीट तो कर सकता है, लेकिन पावर कम जनरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर वीक कंप्रेशन है तो हमारा जो पावर जनरेट होगी वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 552, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट? अब ये इनमें से बताना है कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इन 4 रीजन में से कौन सा रीजन हो सकता है? नो एयर इन द फ्यूल सिस्टम गलत, क्लोग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यस ये सही होगा। जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये पिछली बार भी आ चुका है, जिसमें आया था क्लोग्ड साइलेंसर। साइलेंसर और एग्जॉस्ट सिस्टम एक ही बात है। अगर आपका एग्जॉस्ट जहां से गैसेज बाहर निकलनी है वही बंद है, वही चीज रुकी हुई है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लोग्ड साइलेंसर आ जाए या क्लोग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आ जाए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 553, व्हाट इज द रीजन फॉर लो ऑयल प्रेशर इन द इंजन? इंजन का जो ऑयल प्रेशर है वो कम है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व असेंबली यस आंसर भी यही हो जाएगा भाई। आगे चाहे मत देखो, क्योंकि अगर आपकी जो प्रेशर रिलीफ वाल्व असेंबली है वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो आपका प्रेशर ही नहीं बन पाएगा। वो प्रेशर क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा, लो रह जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेशर लो है, उसकी वजह क्या है? तो जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसकी जो असेंबली है वो क्या है? डिफेक्टिव है, खराब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 554, व्हाट इज द रीजन फॉर लो ऑयल प्रेशर इन द इंजन? एक तो रीजन हमारा ये था पीछे, अगर हमारी प्रेशर रिलीफ वाल्व डिफेक्टिव है तो भी हमारा ऑयल प्रेशर कम होगा।
दूसरा रीजन देखते हैं इन चार ऑप्शन में से, वोर्न आउट क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, यस ये रीजन भी हो सकता है। अगर आपकी क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट बियरिंग है वोर्न आउट हो चुकी है, वियर एंड टियर हो चुकी है, घिस चुकी है, अगर उसमें घिसावट ज्यादा है तो भी आपका जो ऑयल प्रेशर वो कम बनेगा। तो ये भी रीजन हो सकता है हमारे ऑयल प्रेशर को कम बनने का, उसका जो तेल का दबाव है कम रह जाएगा। तो दोनों रीजन है, डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल असेंबली और वार्न आउट क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, दोनों रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 555, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन लो पावर जनरेशन। आपका इंजन पावर जनरेट कम कर रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है। पिस्टन रिंग वार्न आउट, यस बस बाकी देखने की जरूरत ही नहीं भाई। अगर आपकी जो पिस्टन रिंग है जो ऊपर नीचे होनी है, उस पिस्टन में रिंग होती है, अगर वही वार्न आउट यानी घिस चुकी हैं तो वो प्रेशर बन ही नहीं पाएगा, वो उतना कंप्रेस कर ही नहीं पाएगा जितना उसको कंप्रेस करना चाहिए, तो वहां लीकेज रहेगी। तो उसकी वजह से आपका जो इंजन की पावर जनरेशन है वो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो पावर का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो ये पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 556, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजम्पशन। आपका जो कंजम्पशन है फ्यूल की वो ज्यादा हो रही है, उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन आप सब देखते हैं, डिफेक्टिव प्रेशर गेज जी नहीं, इनप्रॉपर वाल टाइमिंग नहीं, एक्सेसिव वाइल गाइड क्लियरेंस, यस ये कारण हो सकता है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपका जो क्लियरेंस है, जो ऊपर क्लियरेंस होता है पिस्टन से ऊपर, अगर वो ज्यादा है, एक्सेसिव है, किसकी वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, घिसने की वजह से, तो भी जो आपका ऑयल कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपका इंजन जो है डीजल और पेट्रोल ज्यादा खाना शुरू कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वाल गाइड क्लियरेंस, सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 557, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजम्पशन। ये भी अगर आपकी हाई ऑयल कंजम्पशन, एक तो हमने पीछे देखा था रीजन, अब इसमें से देखते हैं। डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल जी नहीं, फ्यूल फिल्टर क्लॉग्ड, इनप्रॉपर वाल टाइमिंग, वार्न आउट लाइनर, यस ये रीजन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का डी, वार्न आउट लाइनर। अगर आपकी जो लाइनर है ये जहां पिस्टन सिलेंडर की लाइनिंग है ये ज्यादा घिस चुकी है, वियर टियर हो चुकी हैं, तो भी आपका वो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है तेल की, ऑयल की, वो ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही रीजन है, वार्न आउट लाइनर एंड पिछले उसमें देखा था हमारा एक्सेसिव वाल गाइडेंस क्लियरेंस, दोनों ही कारण हो सकते हैं हमारे हाई ऑयल कंजम्पशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 558, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग। इंजन के ओवरहीट होने का कारण क्या है। ऑप्शन है क्लोग्ड फ्यूल फिल्टर जी नहीं, फ्यूल लीकेज जी नहीं, एक्सटर्नल लीकेज ऑफ ऑयल जी नहीं, डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल, यस अगर आपके थर्मोस्टेट वाल दोषपूर्ण है, खराब है, तो आपका इंजन ओवरहीट हो सकता है, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल का काम ही यही होता है, टेम्परेचर का एक लिमिट सेट करता है, उस लिमिट को सेट करने के बाद वो कट वगैरह कर देता है उसको। तो अगर वही थर्मोस्टेटिक वाल ही डिफेक्टिव है तो आपका इंजन क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द डीजल। अगर आपका डीजल इंजन फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल की खपत है, ईंधनी खपत है, वो ज्यादा कर रहा है, उच्च कर रहा है, तो उसका क्या कारण है। ऑप्शन आपके पास है डिफेक्टिव थर्मोस्टेटिक वाल्व जी नहीं, लो कंप्रेशन, यस ये हो सकता है। कम संपीड़न, अगर जो कंप्रेशन है एयर का वो कम है तो जो आपकी फ्यूल कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। तो बी पे हम इसके लिए टिक करेंगे, ये याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 560, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ हाई ऑयल कंजम्पशन। ऑयल कंजम्पशन की भी हमने कई चीजें देख ली हैं, अब इन चार में से बताना है कि हाई ऑयल कंजम्पशन यानी कि आपकी जो तेल खपत वो ज्यादा हो रही है अगर खपत, तो वो क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है क्लोग्ड एयर क्लीनर जी नहीं, क्लोग्ड फ्यूल फिल्टर जी नहीं, वार्न आउट पिस्टन रिंग, यस वार्न आउट। अगर आपकी पिस्टन रिंग भी घिस चुकी है वियर एंड टियर की वजह से, तो भी आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। आपने एक वार्न आउट आपकी लाइनर देखी थी, अगर लाइनर भी घिस चुकी है तो भी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, पिस्टन रिंग घिस चुकी है तो भी जो खपत है तेल की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 561, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन। इनमें से बताना कौन सा कारण है कि हमारी जो पावर उत्पादन है इंजन का वो कम है। क्लोज्ड ऑयल फिल्टर, क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर, करेक्ट इंजेक्शन टाइमिंग या मोर सप्लाई ऑफ द फ्यूल। तो अगर आपका फ्यूल फिल्टर क्लोज्ड है यानी कि उसमें रुकावट है, वो बंद है, तो
वो क्या हो जाएगी, आपकी पावर जो जनरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है हमारा बी। तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 562, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन। अगर आपका इंजन पावर जनरेट कम कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है इन चार में से। मोर सप्लाई ऑफ एयर जी नहीं, मोर सप्लाई ऑफ फ्यूल जी नहीं, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ द फ्यूल यस। अगर आपके फ्यूल का कंबस्शन यानी कि ईंधन का अधूरा दहन है, इनकम्प्लीट है, तो पावर आएगी कहां से। आपका फ्यूल ही पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है, उसका दहन ही पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो वो पावर क्या हो जाएगी हमारी, कम जनरेट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 563, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इंजन ओवरहीटिंग। इंजन अगर ओवरहीट करता है तो इन चार में से कौन सा कारण होगा। फर्स्ट है हाई एयर ड्राफ्ट जी नहीं, हाई सर्कुलेशन ऑफ वाटर जी नहीं, रेडिएटर कोर ब्लॉक्ड यस। अगर आपके रेडिएटर की, जिसका रेडिएटर का काम ही इंजन की जो टेम्परेचर उसको डाउन रखना, कम रखना, अगर उसकी कोर ही ब्लॉक है, अवरुद्ध है, रुकी हुई है, तो वो कैसे आपके इंजन को ठंडा करेगा। तो उसकी वजह से आपका इंजन क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। रेडिएटर कोर ब्लॉक है तो आपका इंजन की ओवरहीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर किस पे टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 564, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इंजन ओवरहीटिंग। ये भी ओवरहीटिंग का ही कारण पूछा गया है। हाई वाटर लेवल जी नहीं, हाई ऑयल लेवल जी नहीं, फॉल्टी वाटर पंप यस। अगर आपका वाटर पंप, जिस वाटर पंप से रेडिएटर में पूरा वाटर सप्लाई करना है, अगर वो वाटर पंप ही खराब है, पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है रेडिएटर में, तो रेडिएटर काम कैसे करेगा। अगर रेडिएटर काम नहीं करेगा तो इंजन ओवरहीट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 565, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन। इत्याधिक ईंधन की खपत का संभावित कारण क्या है। अगर आपका इंजन ज्यादा तेल खाता है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। हाई फ्यूल इन द टैंक जी नहीं, लो फ्यूल इन द टैंक जी नहीं, हाई कंप्रेशन जी नहीं, वीक कंप्रेशन यस। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अगर आपका कंप्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कमजोर संपीड़न है, तो आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है हमारी सीरीज में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज द रेमेडी इफ इंजन ओवरहीट्स। अगर आपका इंजन ओवरहीट होता है तो उसको ठंडा करने का क्या उपाय है, क्या आप करोगे। इन चार ऑप्शन में से टॉप अप ऑयल लेवल को बढ़ाओगे, नहीं। टॉप अप फ्यूल लेवल को बढ़ाओगे, जी नहीं। टॉप अप कूलेंट लेवल, यस ये हो सकता है। आप जो क्या है, जो कूलेंट लेवल है, हो सकता है आपका जो कूलेंट का लेवल है, कूलेंट जो इंजन में है वो कम हो चुका है, उसकी वजह से ओवरहीट हो रहा है। अगर आप कूलेंट पूरा डाल दोगे तो आपकी जो ओवरहीटिंग है वो रुक जाएगी। तो हम कूलेंट के लेवल को बढ़ा देंगे, टॉप अप कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा, सी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे आज की वीडियो के 566 तक क्वेश्चन। अब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और ये मुझे बहुत ही खुशी भी दे रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैंने ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है। ये सारे वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसके सीबीटी एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे और एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर भी नहीं आएगा, आज तक तो आया नहीं है। तो इस सारे क्वेश्चनों को जरूर कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन ITI मंत्रा करके टेलीग्राम पे, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर हम PDF वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का इस पूरी सीरीज की वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चा वीडियो की पूरी जितनी सारी वीडियो देख ली है वो कमेंट करके जरूर बताए कि सर मैंने इस सीरीज की पूरी वीडियो देख ली है, तो उससे मुझे बड़ी खुशी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का इन सभी सीरीज की वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।